ज्ञान के ईश कुमार जी जो हैं वो इतने अज्ञानी काम कैसे कर सकते मैं हैं? उनको दो कामों के लिए नमस्ते करना चाहता हूँ। जो ट्वीट बीजेपी को करना चाहिए था अपने हैंडल से, वो चुनाव आयोग ने अपने हैंडल से कर दिया। ज्ञानेश कुमार जी नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मोदी जी के पास है नहीं। क्यों? पाकिस्तान कोलकाता तक की बात कर देता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? अमेरिका को एग्जिट नहीं मिल पा रहा था और उसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। हम लोग दलाल राष्ट्र नहीं है ना सर। और जो पापा ने वोट रखवाया था वो टीएमसी महिलाओं के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाली पार्टी है। जितनी महिलाओं को उन्होंने संसद भेजा है, उनका कोई मुकाबला नहीं इस बारे में। बीजेपी में महिलाओं का कोई ज़्यादा बड़ा स्थान तो मैंने देखा नहीं। स्मृति ईरानी ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी राहुल गांधी के सामने। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी वहाँ से हार भी गए, स्मृति ईरानी जीत गई, अब वो चुनाव हार जाती है। उस महिला को आपने घर बैठा रखा है और बात करो महिला आरक्षण की। बोलने वाली भाषा जो हम सुन रहे हैं ममता की, ये दिखा रहा है क्या कि नैरेटिव तो एक सेट हो गया। खड़गे साहब के लिए कह दिया कि वो पागल हैं। जिस आदमी का 50 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, कांग्रेस प्रेसिडेंट है, एक दलित नेता है इस देश के, उनको आप पागल कह रहे हो। लेकिन हिमंता तो कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए, ये पवन खेड़ा बताएं, और मुझे तो लगता है राहुल गांधी से मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट। राहुल गांधी के पास डॉक्यूमेंट्स आए या पवन खेड़ा के पास आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी की इंटरनल फाइट है और बीजेपी के अंदर से ही डॉक्यूमेंट आए, और जो बीजेपी के अंदर से आया है वो झूठ कैसे हो सकता है? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप राज्य के मालिक हैं और आपसे कोई सिंहासन छीन ले आपका। पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हिमंता कह रहे हैं कि पाताल में होंगे तो वहां से भी हम निकाल लाएंगे। पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ गए, कहाँ? निकाल लो। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे साथ बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू नीरज जी। यात्रा करते हैं शो में हम लोग, आपको पता ही है इस बार भी यात्रा होगी। चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं उन राज्यों में, खास तौर पे असम में घूमेंगे हम लोग। और असम में घूमेंगे तो दिल्ली की बात ज़रूर होगी, क्योंकि असम वाली जो बात है उसके जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है ही है। और जब तक ट्रंप हैं, जब तक पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है, तब तक वहाँ की बात क्यों ना हो। तो हम लोग विदेश यात्रा पे भी निकलेंगे और विदेश की बात भी करेंगे। बातचीत इलेक्शन कमीशन की भी होगी, बातचीत बीजेपी की भी होगी, बातचीत कांग्रेस की भी होगी। तो बातचीत शुरू करते हैं। आदेश जी, इजाज़त? कहाँ से करेंगे आज? आज बहुत सारा मामला है। असम से लेके और पाकिस्तान तक। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इसराइल, कहाँ कहाँ जाएंगे? और मसाला बहुत है। जैसा हम लोग बात करते हैं तो मसाला बहुत है, तो सारे मसाले को ना न्यूज़ में कंटेंट बोलते हैं। न्यूज़ में कंटेंट मसाला समझ जाएंगे। हमारे जो ऑडियंस है वो सब समझती है। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक संस्था जो है संवैधानिक, उसके कम्युनिकेशन के टाइमिंग की बात कर लेते हैं साहब। यानी ज्ञानेश कुमार जी की। ज्ञानेश कुमार जी, मेरा उनको ज्ञान नमस्कार के है। ईश कुमार जी जो हैं वो इतने अज्ञानी काम कैसे कर सकते मैं हैं? उनको दो कामों के लिए नमस्ते करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। कि पहला, कि जब बीजेपी की स्टैंप उनके चुनाव आयोग के कागज़ पे, देखिए। आधिकारिक कागज़ पे लगी, हम्म। और आज उन्होंने ये कहा कि हम टीएमसी को कड़ी टक्कर देंगे। टीएमसी को, मतलब अब तो कोई भेद ही नहीं छोड़ा। ज्ञानेश जी ईमानदार हैं, आप ये भी तो कहिए। शामिल हो जाओ ना आधिकारिक रूप से। ईमानदारी से बात तो कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी है उनमें, ये मैं मानूंगा कि कुछ छुपा नहीं रहे हैं, पारदर्शिता है और पूरी ईमानदारी के साथ वो जो दायित्व उनको दिया गया उसको निभा रहे हैं। और कई बार वो गलती हो जाती है कि वो स्टैम्प यूज़ कर लेते हैं चुनाव आयोग के ऑफिस में, या जो ट्वीट करना होता है बीजेपी हेडक्वार्टर से वो चुनाव आयोग से कर देते हैं। लेकिन उनकी जो ईमानदारी है उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं है। और ट्रांसपेरेंट चुनाव आयुक्त है हमारे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर भी किया वहाँ पे, वो भी सराहनीय है। पहले 2 चरणों में वो जो करना चाहते थे वो हो नहीं पाया, ममता ने उनकी स्ट्रैटेजी को उल्टा कर दिया, और फिर आखिर के चरण में उन्होंने जो करने की कोशिश करी उसमें वो पूरे सफल नहीं हुए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक सेकंड, सॉरी रोकने के लिए, क्योंकि ये जो सब बातचीत जब शुरू हुई है बंगाल वाली और ज्ञानेश वाली, तो बड़ा क्लियर मैंने किया नहीं था, हमने आपस में बात कर ली। दर्शकों को एक बार समझा भी दीजिए किस ट्वीट पे हम लोग बात कर रहे हैं। वो तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल ये हम पढ़ के सुनाएंगे दर्शकों को। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मैं एक बार हैरान हो गया, मुझे लगा कि ये हैंडल फेक है।
फिर मैंने ब्लूटूथ देखा, फिर मैं उसको प्रोफाइल पे गया, ये तो असली है। एग्जैक्टली, मतलब सेम। चुनाव आयोग ने आज ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की टीएमसी को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। यानी चुनाव आयोग 2 टूक कह रहा है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को। किस अधिकार से कह रहा है? आप तो एक संवैधानिक संस्था है इस देश की, जिसपे इस देश के 140 करोड़ लोग भरोसा करते हैं कि नहीं, आप जो चुनाव कराएंगे बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे। और यहाँ पे आप पार्टी बन गए हो, और आप जो ट्वीट बीजेपी को करना चाहिए था अपने हैंडल से, वो चुनाव आयोग ने अपने हैंडल से कर दिया और कहा कि ये हमारी 2 टूक है टीएमसी को। भाई इसका मतलब आप ये भी कह रहे हो कि जो 2021 का चुनाव हुआ था वो उसमें भय था, जैमिंग थी, सब कुछ था उसमें, हिंसा थी, राइट। और वो फेयर इलेक्शन नहीं था। आप 2021 के चुनाव को लेके आप खुद के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो। पहली बात तो इसमें ये है जी। दूसरी बात, आप पार्टी की बन रहे हो, आपकी क्या जरूरत है? तो बात आपने तो फिर- फैसला दे अच्छा, दिया ना फिर कि हम- टीएमसी कर रही है हाँ, सारे अच्छा, फिर हम सवाल पूछेंगे, फिर आप हमें नोटिस भेज दोगे पुलिस का, फिर डराओगे भी, गलती खुद करेंगे। अच्छा, ये तो गलती भी नहीं है, अगर गलती होती अभी तक हटा देते, ठीक बात है। डिलीट कर दो। मान लो गलती होगी इंसान से, कोई वहाँ नया बच्चा बैठा हो, उसके भावनाएं जागी हो देश के प्रति, पार्टी के प्रति, राष्ट्रवादी हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें डिजाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को कई घंटे हो चुके हैं, अभी तक नहीं हटाया इसको। तो खुल के खेल रहा है चुनाव, खुल के खेल रहा है चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार जी नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अब तो पता है, बातचीत करते हुए लगता है लो भाई इस बात पे आएगी अब नोटिस। पूरा मौका आदेश जी जो है। अच्छा, इस बार क्या बंद करेंगे? इंस्टाग्राम? बस सर, शुभ शुभ बोलिए, यकीन नहीं है मेरा शुभ और अशुभ बोलने में, लेकिन ऐसा मत करिए। कर लें सर बंद, आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, प्लेटफॉर्म बंद कर पाएंगे ना। हाँ, वो करेंगे, ये आवाज थोड़ी बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं पब्लिश कर लेंगे, हम चिंता मत करो। कॉलेज वॉलेज में खूब नुक्कड़ किया है हमने। नहीं, कहीं ना कहीं पब्लिश कर देंगे। मुझे तो लगता है, वो मैं रास्ता निकाल दूंगा। मुझे तो ये भी लगता है सर कि बाय द वे बंद हो जाते हैं प्लेटफॉर्म तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑडियंस के बीच में जाके टाउन हॉल किया करेंगे, सीधा ऑडियंस से बातचीत। बहरहाल ये भी बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बंगाल का इलेक्शन जिस तरीके से मूव हो रहा है, उसमें फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात मुझे मोदी जी के लिए भी लग रहा है कि मोदी जी भी स्पीच के लिए फ्री नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मोदी जी के पास है नहीं। क्यों? पाकिस्तान कोलकाता तक की बात कर देता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? अक्सर ऐसा होता था कि पाकिस्तान उनकी तरफ से आता था भाषणों में। कोई भी चुनाव देख लो आप, गुजरात को देख लो, बिहार देख लो, हमेशा पाकिस्तान की बात बीजेपी की तरफ से होती थी। इस बार पहली बार जो ममता बनर्जी ये कह रही है कि भाई वो तुम्हारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कोलकाता को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो। आप याद करो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके बाद, जवाब जीरो टॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद से ये पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई है वैश्विक मंच पे, हाँ, पूरे वर्ल्ड के उसमें एकदम से रातों रात पाकिस्तान जो है, कल शाम तक जब ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी इस वर्ल्ड से, और उसके बाद रात होते होते कैसे पाकिस्तान ने अपनी उसमें एक हीरो टाइप एंट्री करी है, और कैसे ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ असीम मुनीर को धन्यवाद दिया है। ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। और कैसे उसकी भूमिका, जीता कौन है? जीता है ईरान, जीता है रशिया, जीता है चाइना और जीता है पाकिस्तान। अमेरिका तो निकल गया पतली गली से। ये जो 15 डेज का सीज फायर है, युद्ध विराम है, ये 15 डेज का नहीं है। इनको तो एक एग्जिट चाहिए था, सम्मानजनक एग्जिट, बस वो मिल गई है। वो मिल गई इनको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, उसकी बात भी होगी है, ठीक है, सारी चीज़ें होगी है। अमेरिका को एग्जिट नहीं मिल पा रहा था, और उसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, और हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है उसमें। हम लोग दलाल राष्ट्र नहीं है ना सर। और जो पापा ने वॉर रुकवाया था वो तब थे यूक्रेन में, हम उनके हिसाब से तो तब थे। हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दोस्त तो आपका है ट्रम्प,
माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हम्म। धन्यवाद दे रहा है वो पाकिस्तान के पीएम को। आधिकारिक कागजों पर हाँ। जो धन्यवाद है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को है, उसके प्राइम मिनिस्टर को है, उसके आर्मी चीफ को है। मतलब ये देखिए ना, इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हम लोगों ने किया और जब डेलीगेशन हमारी विश्व भर में घूमी, तो हमारे तरफ से मैसेज ये था कि पाकिस्तान जो है एक टेरर स्टेट है और इसके खिलाफ सारे लोग लामबंद हों। जिसे आप टेरर स्टेट कह रहे थे और आपने कहा आपके डेलीगेशन का बड़ा फायदा भी हुआ, लोगों ने ठीक तरीके से लिया, हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा नहीं बताती। वो टेरर स्टेट जो है विश्व के सबसे बड़े युद्ध को रोक रहा है, मीडिएशन कर रहा है और लोग उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के नैरेटिव के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। उस वक्त भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जब भारत की आर्मी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं चीन से युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त भी किसी भी देश ने सामने आके हमारा समर्थन नहीं किया था। किसी भी देश ने नहीं किया था। एक भी आधिकारिक बयान नहीं है उस टाइम का। हालांकि वो सिर्फ 3 दिन की कहानी थी। 10 मई को युद्ध विराम हो गया शाम को 5 बजे 2025 में, और उससे पहले एक भी कंट्री ऐसा नहीं था जिसने हमारा साथ दिया था। चीन उनके साथ था, टर्की उनके साथ था, अजरबैजान उनके साथ था, ठीक है, अमेरिका उनको फंड दे रहा था, एड दे रहा था। तो आपने अपने सारे रिश्ते तबाह कर लिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई स्टैंड नहीं है। बड़बोलेपन की वजह से कह लीजिए। आपको लगता है कि हर विदेशी आदमी जो है वो बहुत स्पेशल है, चाहे वो वहाँ का पार्षद हो, आप जाके उसको गले लगा लेते हो, फिर आप अननेसेसरी हंसते रहते हो उसको देख के। वो क्या कह रहा है आपको पता नहीं, आपको हंसना है, उस पर चुप रहना है, जो कर्टसी होती है। ऑब्सेस, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेशन, आत्ममुक्ता। हाँ। वहाँ का पार्षद भी होगा, उसको गले लगाएंगे। यहाँ का आपका मुख्यमंत्री होगा, उससे ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं दुश्मन आपका ही है। और अगर वो भाजपा का है फिर तो पक्का दुश्मन है। उसकी तरफ तो देखना भी नहीं है कि तू तो मेरे रहमो करम पे है, गुलाम है मेरा, मैंने बनाया तेरे को। हाँ तो गुलामी हो गया ना, गुलाम। हाँ, मतलब मैं नहीं मैं कुछ और बोलना चाहता था, मैंने रोक दिया। ओके, ठीक है, तो मैंने बनाया तेरे को, उसकी तरफ तो मतलब वो कृपा, अगर वो ऐसे कर दे तो वो कृपा हो जाएगी। ठीक बात। भाजपा के नेताओं की तरफ तो देखना भी नहीं है। और विपक्षी जो नेता है उनको मुझे एक घटना याद आती है, वो जो कि राहुल गांधी को काफ़ी चुभी हुई है वो बात। संसद के शायद राष्ट्रपति भवन की नई बात थी। प्राइम मिनिस्टर सबसे हाथ मिला रहे थे ऐसे, जब राहुल गांधी के पास गए तो उल्टा हाथ कर दिया। अच्छा, चुभी हुई क्यों है? अरे भाई अपमानित तो है ये। आप सबसे सीधा हाथ मिला रहे हो और आप मेरे पास आके उल्टा हाथ कर दो तो मैं कैसे लूँगा इसको? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनकी हर बात को एक्नॉलेज किया जाता है, उनकी हर बात के मतलब होते हैं, उनके हर बात का एक एजेंडा, नैरेटिव होगा, संदेश है हर चीज़ में। उनके हाथ मिलाने में, उनकी झप्पी पाने में, उनकी अगर पीएम ऐसे कर ले किसी को देख के और वो सामने कैमरा उसको ले ले तो वो राष्ट्रीय खबर है। ठीक बात है। सपोज करो अमित शाह ऐसे आ रहे हैं और पीएम ऐसे कर ले, हाँ, नजरअंदाज कर दिया, राष्ट्रीय खबर बन जाएगी वो। तो पीएम की हर बात के मायने होते हैं। पीएम की क्यों, वर्ल्ड में किसी भी नेता की बात के मायने होते हैं। हमारे जो पीएम है वो क्या दिखाना चाहते हैं जब लोगों को झप्पी पाते हैं कि मेरे बड़े प्रगाढ़ संबंध, हाँ, ऐसे संबंध है कि भाई सब मतलब कि घर का मामला है, सब कुछ जो चाहूंगा वो हो जाएगा। लेकिन है तो नहीं वैसा। सबको झप्पी पाई है आपने, कोई साथ नहीं खड़ा आपके, ना ईरान आपके साथ है, ना अमेरिका आपके साथ है, ना चीन आपके साथ है, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, इवन आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं है। आगे पारंपरिक मित्रों से आपने दूरी बनाई बना ली। आप रशिया तेल परचेज कर रहे हो, आप जो मार्केट प्राइस उसमें कर रहे हो ना, राइट, डिस्काउंटेड तेल जो। और अभी क्या होगा, जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा डाउन आएगा वॉर वाला, तो फिर अमेरिका ही तय करेगा वापिस कि तेल कहाँ से परचेज करना है। वो फिर कहेगा रशिया से बंद करो, हम देंगे, और फिर आपको माननी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने जो बात से शुरू की थी ना, ये मोदी जी की बात, वो यहीं से है
ट्रंप कह देता है कि मोदी का मैं पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर देता सकता हूँ, मोदी कुछ नहीं बोलते। ट्रंप कह देता है कि भाई जो है आप रशिया से तेल मत खरीदो, यहाँ से खरीदो, हम कुछ नहीं बोलते, हम करते चले जाते हैं। यूएस ट्रेड डील होता है, उसमें शायद हम अपनी शर्तें रखते ही नहीं है। तो मोदी साहब का स्पीच जो है ना वो फ्री नहीं है, कंट्रोल्ड स्पीच लगता है कई बार। तो मोदी जी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हमने कई शोज़ किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोगों ने एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक समूह भी बना रहे हैं। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी अगर खतरा है तो हम आपके लिए बोलेंगे, पर एक बार बताया जाए हमें। आप साथ रहेंगे नहीं रहेंगे मोदी के फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए? अमेरिका के नहीं, देश के पीएम है, जनता ने चुन के भेजा है उनको, और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। तीसरी बार चुना है, चौथी बार भी चुनेगी जनता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता ही आपको बनाती है और वही आपको नीचे उतारती है। मेरा सिंपल फंडा है। जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं उतारना तो उतार देंगे वो। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अगर जनता द्वारा चुने हुए पीएम को कोई समस्या आती है किसी प्रकार की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो या एक्सप्रेशन की हो या राइट्स की हो, फंडामेंटल राइट्स की हो, मैं उसमें पूरा साथ हूँ। ठीक बात है, वो अमित शाह वाली बात है, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। अगर मोदी जी नहीं बोल सकते, मोदी जी को बोलने के लिए हम लोग जान दे देंगे, मोदी जी के समर्थन में, सीधी सी बात है। अच्छा सर, लेकिन मोदी जी फिल्में देखते हैं ऐसी जो पसंद नहीं आती कई बार, और फिर जिक्र भी कर देते हैं चुनावी रैलियों पे, सुन ही लिया होगा आपने। हाँ, धुरंधर से मैंने लेके सुना कि केरला तक। धुरंधर और वो केरल फाइल्स, ये सब बातें उन्होंने करी अपने भाषण में। क्यों जरूरत पड़ गई? और इस दौरान अभी देश में त्राही मची हुई थी, हमारे जो मजदूर थे वो पलायन कर रहे थे, कमर्शियल गैस ना मिलने के कारण फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और वो जो मजदूर सूरत में, दिल्ली में, मुंबई में जहाँ जहाँ हैं वो अपने गांव जा रहे थे, और क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है जी। और कमर्शियल गैस महंगी हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, रुपया 95 पार कर चुका है, ठीक है, बेरोज़गारी अपने चरम पे है, 15.2% के आसपास चली गई है। मैंने कौशिक बसु जी को सुना था अभी कुछ दिन पहले, वो मुझे वो उनको मैंने पढ़ा था, वो देखा था। तो इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं है। धुरंधर यानी मतलब आपको भी ना हर चीज में आपको सिर्फ राजनीति करनी है। अब जैसे अभी 16 से 18 3 दिन का सेशन आएगा जिसमें ये महिला वाला बिल लेके आने वाला, आरक्षण वाला, 33% वाला। अब इनकी सोच क्या है उसके पीछे? वो तो 2031 या 32 में आना था। इनको लगता है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो वहाँ पे बहुत कंट्रोल करती हैं महिलाएं वहाँ पे ना, और उनकी बहुत महत्वाकांक्षी हैं कि वो राजनीति में आएंगी, और उनका इस 33% आरक्षण का फायदा महिलाओं के इस बिल का वो बंगाल के चुनाव में मिलेगा। यानी हर चीज में आपको सिर्फ राजनीति ही देखनी है। आप कुछ भी चाहे वो धुरंधर हो, और आपका सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव जीतना। एजेंडा है हर चीज के पीछे। कोई भी ऐसी चीज नहीं करते आपकी जो आपको लगे कि नहीं इस देश के लिए जरूरी है, इससे हम चुनाव जीते हारे वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन देश को आगे रख के, इस देश की जनता को आगे रख के कि नहीं भैया इनके लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए, और ये इस देश के महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए, दलितों के लिए ज़रूरी है, ये हम करेंगे। वैसी कोई मंशा मैंने आज तक नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को दिमाग में रखते हैं और उस हिसाब से फैसला एकमात्र लक्ष्य है। और लोगों को जो बरगलाया गया ना, वो खास तौर पे बरगलाया गया कि विदेशों में सम्मान नहीं था। अच्छा, क्योंकि देश में तो सब लोग देख ही रहे थे, इसलिए नैरेटिव बन गया कि विदेशों में पहले सम्मान नहीं था, अब बहुत ज्यादा सम्मान है। मैं आज ही देख रहा था एक क्लिप अमित शाह के भाषण का था कि विश्व में अब कोई अहम फैसला तब तक नहीं होता है जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात ना कर ली जाए। लेकिन अब वो गुब्बारा तो फट चुका है। कल रात को क्या हुआ? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए ना अब वो गुब्बारा तो फट चुका है। किसने बात की प्रधानमंत्री मोदी से जब पाकिस्तान ने ये कहा कि सीज फायर हो गया अमेरिका और ईरान के बीच में? किसने बात की? नहीं की ना किसी ने बात। ठीक बात है। तो आपके सामने है। अब एक बात बताता हूँ, देखो 2016 का एक बयान है, अमित शाह जी का बयान है कि हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, बंगाल से भी और असम से भी। ठीक है जी, कर देंगे। सरकार बन गई आपकी वहाँ सब में। फिर 2021 का चुनाव आया, फिर सेम बात कही अमित शाह जी ने, हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। कर दो जी। फिर 26 आ गया, अब फिर सेम बात कही, हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। कितना टाइम चाहिए आपको बाहर करने में? और अगर आपको 10 सालों में रिपीट ही करना पड़ रहा है डायलॉग, तो पहले माफी मांगिए
कि गलती हो गई, पिछली बार हमने बोला हमसे नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। वो तो ठीक है, डायलॉग तो कोई बात नहीं। केंद्र में आप तीसरे टर्म में हो, आप देश के गृह मंत्री हो, आपके सबसे नज़दीकी व्यक्ति वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उस पहले वाले मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री थे। कितना टाइम चाहिए घुसपैठियों को बाहर करने के लिए? अरे घुसपैठिए है कौन? परिभाषा क्या है घुसपैठियों की? भाई या तो आप इस देश के मुसलमान को घुसपैठिया बोल रहे हो, क्योंकि वो बोलते ही हिंदू मुस्लिम हो जाता है फिर से, और फायदा हो जाता है चुनावी, जो आपका एक झारखंड में नहीं हुआ था। झारखंड में इन्होंने यही अप्लाई किया था और वहाँ के इंचार्ज हेमंता ही थे जी, बीजेपी की तरफ से। घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, कुछ नहीं हुआ वहाँ, बीजेपी चुनाव हार गई। तो एक इनको लगता है कि नहीं, हम सिर्फ एक ही लाइन रखेंगे ध्रुवीकरण की, चाहे वो जातियों में हो चाहे वो धर्म में हो। जहाँ आवश्यकता है धर्म में कर लो और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ जाति में कर लो। यही इनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वैश्विक मंच पे जिस तरीके का छीछा लेदर अब हो गया है, इनके समर्थक भी मानने लगे हैं कि एक्सपर्टीज नहीं थी, ये केवल एक स्केप वे है कि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। करें तो करें क्या, किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ें, यही एक मुद्दा है। हम बांट सकते हैं लोगों को, नफरत फैला सकते हैं और उस पर हम लोग कैश इन कर सकते हैं। मुझे लगता है इनके समर्थकों को भी ये बात समझ में आ रही है। बहरहाल एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। महिलाओं के आरक्षण के बिल की बात आप कर रहे थे, जिसका टारगेट ये हो सकता है कि बंगाल इलेक्शन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सके। लेकिन जब मैं ममता बनर्जी की राजनीति देखता हूँ, एक तो टीएमसी महिलाओं के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन वाली पार्टी है। हाँ, सबसे ममता ज़्यादा। बनर्जी खुद और आम महिलाओं को उठा के ले आती हैं। राइट, और ममता बनर्जी खुद जो है इस मामले में बड़ी खतरनाक खिलाड़ी मानी जाती है कि भाई इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता है। तो मातृशक्ति, जैसे हम लोग कॉलेज स्कूलों में भाषण देते थे तो वही मातृशक्ति का बड़ा प्रयोग करते थे, तो उसका एक उदाहरण जैसा ममता बनर्जी कई बार दिखती हैं। तो वो जो नैरेटिव होगा कि महिलाओं के लिए बीजेपी काम कर रही है, क्या ममता बनर्जी को उससे वो लोग टारगेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहली बात तो इसका कोई असर वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जिस हिसाब से जितनी महिलाओं को उन्होंने संसद भेजा है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं इस मामले में। जितनी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान की हैं और महिलाओं के उत्थान के मामले में ममता बनर्जी का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। मुझे विधानसभा की संख्या नहीं पता, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा जब मैं दोनों मिला के देखूंगा तो सबसे ज़्यादा नई महिलाएं, यंग महिलाएं, जो कोई एक्ट्रेस है, कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स की, कोई पत्रकार है, और वोकल है सारी। हाँ, सब वोकल है। तो इस मामले में तो कोई मुकाबला उनका है ही नहीं है। जितना पार्टिसिपेशन उन्होंने दे रखा है महिलाओं को, इतना कोई दे ही नहीं सकते कोई पार्टी। ठीक बात है। मुझे लगता है कि अगर हम काउंट करेंगे ना तो उनका 33% अभी हो जाएगा बिना बिल के, जब हम काउंट करके देखेंगे लोकसभा को और राज्यसभा को और विधानसभा को। लेकिन बीजेपी में महिलाओं का कोई ज़्यादा बड़ा स्थान तो मैंने देखा नहीं। भाई स्मृति ईरानी है, सपोज करो, स्मृति ईरानी ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी राहुल गांधी के सामने। मान लो पार्टी ने कह दिया, मना तो नहीं किया उन्होंने जी। और वहाँ उस 2019 के चुनाव में राहुल गांधी वहाँ से हार भी गए, स्मृति ईरानी जीत गई। अब वो चुनाव हार जाती हैं, अब कहाँ है वो? आपने छोड़ रखा सड़क पे, क्यों भाई? क्या गलती है उसकी? एक लेडी को आपने असाइनमेंट दिया, वो आपकी नेता थी पार्टी की, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए और वो असाइनमेंट में कामयाब भी हुई, राहुल गांधी को हराया उसने। और जो लेडी मतलब इतनी वोकल, इतनी भाषाएं जानती है, इतना अच्छा बोलती है, उसको आपने छोड़ दिया और दूसरी पार्टियों से ला के ढूंढ के आप उनको राज्यसभा भेज रहे हो बाकी लोगों को। अरे तुम्हारी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने राहुल गांधी को हराया उसके गढ़ में जाके, छोटी बात नहीं होती। लोग तो चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं होते, भाग जाते हैं। एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं लड़ूंगी, चुनाव जीती, मंत्री रही, ठीक है। अब कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, बेचारी काम कर रही है अपने सीरियल्स में, क्या करे और वापस भेज दिया फिर से उससे। नहीं भेज नहीं दिया, वो चली गई, इन्होंने नहीं भेजा, रोका नहीं इन्होंने, जगह नहीं बनाई, जगह नहीं बनाई ना उनके लिए, बनानी चाहिए थी। आपकी पार्टी की, आपकी काडर की है, भाजपा ही है, तो किन महिलाओं की बात कर रहे हैं ये? जो आपकी अपने घर की महिला है, आपके पास उनका सम्मान होता नहीं है। इंटरेस्टिंग ये भी होगा देखने में, आप दूसरी पार्टी से लेके आओगे, उनको राज्यसभा भेज दोगे, जो आपके अपने उनको छोड़ दोगे। हाँ,
और इस तरीके से आप क्यों? क्योंकि कोई है हम्म, नंबर 1 के बाद जो उनको पसंद नहीं करता, सिर्फ इसलिए। अच्छा, नंबर 1 के बाद नंबर 2 ही, या फिर नंबर 3 की भी बात हुई चलो थी? कोई भी हो चलिए सकता छोड़ है, देते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, बहुत सारे नोटिस वोटिस जो नोटिस आ हैं, जाएंगे वो आ फिर रहे हमें ब्लॉक कर देंगे। हैं। लेकिन अब फिर एक बात जो है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्मृति ईरानी एक काबिल महिला है, एक अच्छी नेत्री हैं, एक पढ़ी लिखी महिला है। ठीक है, कई बार उनके भाषण थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, राजनीति में होते हैं, लेकिन बीजेपी को उनको एडजस्ट करना चाहिए था। नहीं, कुल मिला के बात यह है कि ओवरऑल उनका जो कंडक्ट है वो डिबेटेबल हो सकता है। हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए शी प्रूव टू बी एन असेट, और एब्सोल्युटली। उस असेट को आपने सहेजा नहीं। आपके पास एसेट्स है क्या आज की डेट में? राहुल गांधी को हरा रही है, आपका सबसे बड़ा जो अपोजिशन का पहली बात तो लीडर ये है। कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है कि मैं लड़ूंगी। राहुल गांधी के सामने लड़ूंगी। पॉलिटिकल सुसाइड जैसा हो सकता है। सबसे पहला तो ये होता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, लड़ूंगी, रिजल्ट जो भी आए क्या फर्क पड़ता है। और उस महिला को आपने घर बैठा रखा है, और बात करो महिला आरक्षण की। और दूसरी बात ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना आदेश जी, देखना कि जिस सरकार में मंत्रियों के ऊपर या मंत्री के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दाग या उसके आरोपों के दाग लगे हुए हैं, जिस प्रधानमंत्री के बारे में उनकी ही पार्टी के जो कलीग हैं वो आपत्तिजनक टिप्पणियां बयान देते हैं, डॉक्टर स्वामी की मैं बात कर रहा हूं, या मधुकेश्वर जो उनकी आत्मकथा लिख रही हैं, वो कितना सफल साबित होंगे ये प्रूव करने में कि महिलाओं की भलाई में उनका बड़ा विश्वास है और वो करना चाहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग ही होगा देखना। मुझे लगता है पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, घर ठीक होगा तो देश ठीक होगा। ठीक, चैरिटी बिगिंस एट होम, कम बोला है ज़्यादा समझिएगा। तो ये पवन खेड़ा साहब ने जो है आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। सिलसिलेवार हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पवन खेड़ा के आरोप, 3 पासपोर्ट, विदेश में संपत्तियां, 52,000 करोड़ रुपए, कितना सब्सटेंशियल था और कितना बस ऐसे ही था कि बस बोल दिया, हवा बन जाए, नैरेटिव बन जाए। नहीं देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टी आमने सामने हैं, राइट। और चुनाव की शुरुआत से लग रहा था कि बीजेपी को वहाँ काफ़ी एज है। हमने अपने लास्ट शो में चर्चा की थी इस बात के बारे में कि असम में कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप क्राइसिस हो गया है, और गौरव गोगोई को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा भूपेन बोरा को और प्रद्युत बौदलोई को पहले ही बीजेपी ने वहाँ तोड़ लिया। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया था उस बात का कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहले दिल्ली में हुई फिर गुवाहाटी में हुई, और उसमें 3-4 मूल प्रश्न पूछे गए। पहला था कि रिंकी बुइया शर्मा जी के पास, जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं, उनके पास 2 पासपोर्ट हैं और 1 गोल्डन वीज़ा है यूएई का। दूसरा था कि उनके पास दुबई में संपत्ति है, और उसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया, जो शपथ पत्र आप दाखिल करते हैं जब आप चुनाव लड़ते हैं। और तीसरा था कि भाई क्या ये सच है, ये जो आरोप हैं ये सही है गलत है, इसका आप जवाब दे दीजिए। वो जवाब तो नहीं मिला किसी को भी। लेकिन जो सीएम साहब की भाषा है, वो कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। देखो, जब झूठे आरोप होते हैं नीरज जी, तब आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आदमी विचलित तब होता है जब ठीक जगह पे चोट लगे। तो उनकी जो भाषा है, और आप देखो कायदे से जब चुनाव चल रहा होता है तो पुलिस चुनाव आयोग के अंडर होती है, राइट, कायदे से। हाँ, कल दिल्ली में असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जाती है, कहती है कि हमने तफ्तीश की, हमने वहाँ से कुछ लिया, जो भी सामान वहाँ पे मिला उनको, कह रहे हैं कि लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, और पूछताछ की, वहाँ पे जो लोग स्टाफ के लोग मौजूद थे वो ले गए उसको। क्या चुनाव आयोग ने इस बात की परमिशन दी कि चुनाव के बीच में असम पुलिस दिल्ली आके एक आरोपों के ऊपर आरोप लगाया ना उन्होंने, आप स्पष्टीकरण दे दो। ठीक बात है। अगर आपको उसमें भी नहीं जाना है कि आपको ज़्यादा वो बात चुभी है उनकी, तो आप डेफेमेशन केस कर दो, क्रिमिनल डेफेमेशन कर दो। लेकिन आप उसको अरेस्ट करेंगे और मैं उसको पेल दूंगा और मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ठीक है, और इनके जो नेता हैं वो पागल हैं। इवन खड़गे साहब के लिए कह दिया कि वो पागल हैं, जिस आदमी का 50 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एक दलित नेता हैं इस देश के, उनको आप पागल कह रहे हो। तो ये जो सीएम की भाषा है, ये कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये जो बात है ये सही जगह पे हिट हुई है। आरोप जो है सब्सटेंशियल है। लगता है ऐसा।
कम से कम हिमंता का जो रिस्पॉन्स है वो जो बता रिस्पॉन्स रहे जो हैं। है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेताओं की बात को, भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपने हर कार्यक्रम में। Exactly. तो जब मैं इनकी इस भाषा को देख रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर की भाषा, आप देखो चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, कह रहे थे मियाँ मुसलमान को 5 मांगता है तो 4 दो, उसको परेशान करो। फिर ये एक विज्ञापन बनता है, उसमें ये गोली मारते हैं टोपी पहने मुस्लिम लड़के को, ठीक है, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर वो जो अजमल साहब हैं, फिर वो कूदते हैं बीजेपी के बिहाफ पे, जिस पे हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। फिर कहते हैं मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हिमंता बिस्वा शर्मा के। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो किस तरीके से आप देखिए कि आपने पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज कर दिया, ठीक है। और अब जो आपकी भाषा है ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, ठीक है। जो पिन है वो ठीक सही जगह पे लगी है। आज भी उन्हीं की भाषा वही है, आज भी जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जबकि कल प्रचार खत्म हो चुका है, यानी 7 तारीख को जी, और कल 9 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उनकी जो भाषा है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, भाषा वही है। अच्छा, इसीलिए भाषा पे एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे अवयव हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो भाषा और ये जो देह भाषा प्लस बोलने वाली भाषा जो हम सुन रहे हैं हिमंता की, ये दिखा रहा है क्या कि नैरेटिव तो एक सेट हो गया पवन खेड़ा के आरोपों के बाद में, और ये चुनाव में भी असर डालेगा? नहीं, जाहिर तौर पे तभी इतना ज़्यादा आदमी विचलित होता है कि चुनाव के बीच में आपका चुनाव इतना स्मूथ जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैं 100 सीट जीत रहा हूँ 126 में से, और पिछली बार आपकी 56-57 सीट आई थी, आपकी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर आपने अलायंस किया, तब आप सत्ता में आए। वो अलग बात है कि वो बीजेपी की इंटरनल फाइट थी, और कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो बिल्कुल कहीं था ही नहीं आसपास, वो एकदम से उठ गया। और वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। देखिए, बीजेपी के अंदर भी असम में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीजेपी के काडर को मार दिया और अपना व्यक्तिगत काडर मजबूत कर लिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या डिफरेंट पार्टी से लेके इन्होंने हिमंता ने इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, इन्होंने बीजेपी को मजबूत नहीं किया वहाँ पे। तो वहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है बीजेपी के भीतर का जो वो चाहता है कि नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। और जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए कि कितनी ज़मीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, कितनी अडानी को दी, कितनी बाबा रामदेव को दी, कितनी बाकी कंपनीज को दी, ठीक है, तो पूरा ब्यौरा है। तो बेसिकली इनके ऊपर गंभीर आरोप है वहाँ पे, इनकी छवि इतनी साफ सुथरी नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन एक बात हम लोग बार बार करते हैं, देखी जाएगी में, जब भी बीजेपी की बात होती है कि बीजेपी में फैसला जो है वो तमाम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं उस तबके को भी किसी ना किसी सुप्रीम लीडर का इशारा होगा तभी कर पा रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन इन सब के बीच में ना एक चीज़ जो जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो पता क्या है? इस पूरी कहानी में, मुख्यमंत्री की पूरी कहानी में 2 पासपोर्ट, 1 गोल्डन वीज़ा, दुबई की 50-100 करोड़ की संपत्ति, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो असली कहानी है वो 52,000 करोड़ की है। जब दिल्ली में सन्नाटा क्यों है? क्यों बीजेपी की आईटी सेल, अमित मालविया, उनके सांसद, उनके इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी उनकी पूरी टीम है जो बिल्कुल नोच डालते हैं किसी भी मुद्दे को, वो कहाँ है? कहाँ है आप बताइए। हाँ, कहीं नहीं है वो। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण खुद दे रहे हैं। क्या भारत सरकार के लिए ये पता लगाना कि भाई इस आदमी के पास 2 पासपोर्ट और 1 गोल्डन वीज़ा है 5 मिनट का काम है, राइट, है ना? लेकिन आधिकारिक रूप से आधिकारिक बयान अभी तक विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं किया। पहली बात, एमएचए भी कर सकता था, उसने भी नहीं किया। अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो सरकार के पास सब जानकारी होती है। हाँ, और सरकार जब जाहिर करना चाहेगी कर देगी, 1 मिनट में कर देगी। अब जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली जिनके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? सोचो इस बारे में। क्यों हेमंत बिस्वा अपने आप को अकेले डिफेंड कर रहे हैं? क्यों अकेले खड़े हुए हैं? क्योंकि रायता तो दिल्ली से गुवाहाटी तक बिखरा पड़ा है, खेल तो पूरा यहाँ चल रहा है, और रायता खिंडाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। हाँ, यार एक सिंपल बात सोचो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी है असम में, और वो अपने विरोधी को जो सत्ता में बैठा है उसको हराना चाहती है। ये हर विपक्षी पार्टी चाहती है कि वो सत्ता पक्ष को हरा के सत्ता में आए। अच्छा, चुनावों के दौरान काम भी तो यही काम यही होता है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं आपका ना टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था, उसमें भी आपने ये बात लिखी हुई थी। हम्म, लेकिन हिमंता तो कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए, ये पवन खेड़ा बताएं, और मुझे तो लगता है राहुल गांधी से मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट। कोई बात नहीं। छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे। नहीं 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 नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स में जो 3-4 सवाल हैं उन सब के जवाब भारत सरकार के पास हैं। पहला सवाल है 2 पासपोर्ट और 1 गोल्डन गोल्डन वीज़ा। वीजा। क्या एमई के पास इसकी जानकारी नहीं है? और अगर नहीं है तो वो उन कंसर्न कंट्रीज़ को फ़ोन करके अपने एम्बेसडर को वहाँ बोल के ये बात पता कर सकती है। 5 मिनट का काम है। दूसरा आरोप है कि क्या इनके पास व्योमिंग कौन सी जगह है वो अमेरिका में जो जहाँ टैक्स नहीं लगता, व्योमिंग, वहाँ पे 52,000 करोड़ रुपए है या नहीं है? ठीक है। तीसरी जगह है संपत्ति की, कि दुबई में संपत्ति है, जो हलफनामे में उन्होंने नहीं बताई। तो इन चीज़ों का पता करने में भारत सरकार को कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट का काम नहीं है। और हो सकता है उनके पास पहले से ही जानकारी हो। सरकार के पास सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई हाथ बांध के। क्यों भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी के पास डॉक्यूमेंट्स आए या पवन खेड़ा के पास आए या फला सिंह के पास आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीजेपी की इंटरनल फाइट है और बीजेपी के अंदर से ही डॉक्यूमेंट आए हैं। तो जो महत्वपूर्ण और जो बीजेपी के अंदर से आया है वो झूठ कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैं यही सवाल है, बीजेपी के अंदर से आया है, आप इतने कन्विक्शन के साथ जब ये बात बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह इनफाइटिंग। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, इनफाइटिंग तो समझ गए, लेकिन कहाँ से आया है डॉक्यूमेंट, इसको लेकर कोई सॉलिड आपके पास बेस है? नहीं, देखिए ये तो मैं रिवील नहीं, अगर मुझे पता हो तब भी नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है। इतना मुझे पता है कि बीजेपी के अंदर से आया है। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल बात समझो, हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ असम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल करते हैं। राइट, पूरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, प्रभाव है। हाल ही में अभी एक नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच का निर्देश हुआ है। अब जो इन फाइटिंग्स कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, जब आप लंबे समय से सत्ता में रहते हो ना, तो इन फाइटिंग शुरू हो जाती है आपकी। जो कांग्रेस पार्टी का हाल यूपीए 2 में हुआ था, वो इनका अब 3 में हो रहा है। भाई आप भी तो किसी को हटा के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी तो भाजपा के थे। ठीक बात है। और आपको जब कांग्रेस से आयातित किया गया, और सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? 52,000 करोड़। जब जो दिल्ली में बैठे लोगों ने बात सुनी होगी कि हमारी पार्टी में जो आधिकारिक पैसा है वो तो 10,000 करोड़ है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, और ये एक आदमी यहाँ 52,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। ठीक है, इन्होंने जांच कर ली होगी उसकी, अज्यूम कर रहे हैं हम, ये कवि की कल्पना है। और ये अपने किसी भी, इनके यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ये सब काम जो है वो हम करेंगे। आप सिर्फ बैठो, आप जहाज में घूमो, एंजॉय करो। ठीक है, मुख्यमंत्री के आवास में रहो, काफिले में चलो। ठीक है, बस ये जो मामला है ना 52,000 करोड़ का, इसके कारण सन्नाटा है। सीमाओं में रहो, उड़ो मत। हाँ, और अगर इन्होंने, दिल्ली वालों ने जांच कर ली होगी और अमाउंट सही पाया होगा, अगर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा इनके लिए, अगर सत्ता आ जाती है तो। हालांकि अभी तो वो भी इस मामले के बाद या इस नैरेटिव के बाद थोड़ा सा मुश्किल ही होगा गेम। चुनाव तो कहना भी थोड़ा मुश्किल है, कल समझ में आएगा। कल एक बार पोलिंग वोटिंग कैसे होती है, अपर असम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी। अगर वहाँ कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक मेजर सेटबैक होगा हेमंता को। अच्छा, एक बात बताइए, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि चुनाव सिर पे है ना, और सीधा असर पड़ेगा। आप जिस पद के कारण कोई आपका सिंहासन छीन ले, एग्जैक्टली मुख्यमंत्री का सिंहासन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में 3 ही पद हैं, पीएम, सीएम और डीएम। ठीक है ना, तो अगर आप राज्य के मालिक हैं और आपसे कोई सिंहासन छीन ले आपका, और छीन नहीं ले मतलब बिल्कुल चाटा मार के छीन ले, तो बुरा तो लगता ही है ना, जलील करके। और इसमें केवल ये पद वाली बात भी नहीं, मतलब पद के अलावा भी मुझे लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से वोकल भारतीय जनता पार्टी रहती थी जब हिमंता कांग्रेस में थे, तो डर तो इन सब चीज़ों का भी होगा कि अगर सत्ता बदली या पार्टी में ही मेरा कद कम हुआ तो जो पुराने पाप हैं वो फिर डसने ना आ जाएं। उस मामले में तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जेल जाएंगे।
राहुल गांधी को मैंने कभी भी इतना पर्सनल अटैक करते हुए नहीं देखा। क्यों है सर ये पर्सनल अटैक? बिस्किट इसका- बिस्किट वाले कांड के कारण क्या? नहीं, बिस्किट कांड पे तो वो अब ये कहते हैं कि मुझे तब तो पता नहीं कुछ फील हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाए इंस्टेड ऑफ कि मैंने उस आदमी से बात की। राहुल गांधी इस बात से फुली कन्विंस्ड हैं कि यह आदमी सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान का। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जब यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, तब भी उन्होंने पर्सनल अटैक किया था मुख्यमंत्री पे, और अभी भी इन रैलीज में भी जो अभी चल रही हैं उसमें वो सीधा पर्सनल होते हैं बिल्कुल। इतना पर्सनल अटैक वो प्राइम मिनिस्टर पे भी नहीं करते जितना राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री पे कर रहे हैं। दिल की बात है कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, राहुल गांधी के दिल और दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट जो पॉलिटिशियन है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, और उसका सिर्फ इसका जो असर है वो सिर्फ असम में नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हाँ, करप्शन तो चार्जेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते थे, और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कम्युनलाइज किया है पूरे एरिया को, सांप्रदायिकता जिस लेवल पे उन्होंने फैलाया है, वो तो नया नया जितनी- मुल्ला प्याज ज्यादा खाता हाँ, है। वो जितनी मुस्लिम बहुल्य सीटें थी, लगभग 22-23 सीटें थी, वो उनका परिसीमन कर दिया और उनको तोड़ दिया। जी, ठीक है, आपने अपने लिए किया होगा वो, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने जितने भी जो भी वहाँ पे काम किए हैं उसमें हर चीज़ में इन्होंने पोलराइजेशन किया है हिमंता ने, क्योंकि ये बिना हिंदू मुसलमान जीत ही नहीं सकते। ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी में अपनी वर्थ साबित करने के लिए सबसे आसान और धारदार उपाय भाई भी ये हथियार ये है। तो साफ तौर पे माना जाता है ना कि ये बहुत क्लोज है अमित शाह जी के। हिमंता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हाँ, जो ड्रीम 11 बंद हुई थी, तार जुड़े हैं। हाँ, उसके कुछ तार जुड़े हुए हैं ऐसा मुझे लगता है कि उसी लॉबी ने अब इधर जो है वो कागजात दिए हैं। तो ड्रीम कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना जो है सो बिना यथार्थ से पैदा होती भी नहीं है। यथार्थ इतना सा होता है, कल्पनाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं जो बाद में साबित भी हो जाती हैं कई बार के सही हैं। बहरहाल एक चीज़ बताएं आदेश जी, आपके तो कांग्रेस आप कवर करते ही रहे हैं और बातचीत होती है। पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हिमंता कह रहे हैं कि पाताल में होंगे तो वहां से भी हम निकाल लाएंगे। कहाँ गए, कहाँ? निकाल लो। इतने दम से बोल रहे जैसे इनको पता कहाँ है। कल मेरी बात हुई थी पवन जी से? कल 30 सेकंड के लिए मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उनका फ़ोन को ट्रेस कर रहे थे ये लोग। ओके, पुलिस ट्रेस कर रही होगी, काम है उसका कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में है, जा सकते हैं, ससुराल है उनकी। अच्छा, आदमी अपने ससुराल है पवन खेड़ा का? हाँ। अच्छा, उनकी जो पत्नी है वो हैदराबाद से ही है। तो अगर कोई अपने ससुराल गया है तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? और अगर आपकी पुलिस का भरोसा तो जाओ वहाँ अरेस्ट कर लो। ये सरकार कांग्रेस की है वहाँ। देखो ये सारी लड़ाई मतदान तक की है, 9 तारीख तक। हाँ। हिमंता ही दिखाना चाहता है अपने 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 कैडर को कि देखो इसने मेरे पे आरोप लगाया, मैंने हमारी पुलिस ने इसको पकड़ के पीटा या हमने इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं और इसको मैंने उठा लिया, और वो पकड़ में आएंगे नहीं। ये लड़ाई नैरेटिव की है। जिस नैरेटिव में भ्रष्टाचार का जो पूरा मसला होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन नैरेटिव का होता है, जिसको एक बार हार चुकी है कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 भुगत चुकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इतना करप्शन हुआ, और बाद में उन सारे ही करप्शन के आरोपों में एक के बाद एक कोई दम नहीं क्लीन निकला, चिट मिली। क्लीन चिट मिलती चली गई। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो कोयले की बात हो, किसी में भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ और किसी को भी कोई सजा नहीं हुई, ठीक है। तो वो जो परसेप्शन की लड़ाई थी, आज वही लड़ाई, उस लड़ाई के कटघरे में हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हुए हैं और अकेले खड़े हुए हैं, जो अमूमन भाजपा में होता नहीं हाँ, है। वो होता नहीं है। भाई साहब ऐसे चिपटते हैं ना वो, पूरा उनका IT सेल, इन्फ्लुएंसर्स, मैं हैरान हूँ, एक भी नहीं बोल रहा। और एक बात और समझो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि MA के लिए कुछ भी नहीं है ये, राइट। 5 मिनट का काम है। कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर। जयशंकर किस कोटे में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, ना कि अमित शाह के। लेकिन अमित शाह की जो खुद की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, वो तो कर सकती थी, एक आधिकारिक बयान जारी कर देते कि नहीं देखो ये जो पासपोर्ट है ये कांग्रेस पार्टी के आरोप झूठे हैं और हमने इसकी जांच कर ली है। गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पे बोल दे ऑफिशियली, नहीं बोल रहा वो।
गृह मंत्रालय ये बात बोले, अगर बात में दम नहीं है तो हिमंता बिस्वा शर्मा डिफेमेशन का केस करें, बड़ा मजबूत हो सकता है पक्ष, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज आए हैं, वो अंदर से आए, बाहर से नहीं आए हैं। एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, प्लीज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो खूब राज किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, शायद दिन लदें, पूरी कायनात उनको हराने में जुटी हुई है बीजेपी के भीतर की, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी की बात कर रहा बीजेपी हूँ। की बात, यूनिवर्स ऑफ बीजेपी, हाँ। ठीक है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चाहेंगे ही, और कांग्रेस में उनके ज्यादा वेलविशर हैं। अच्छा, हिमंता के? हेमंता के? अच्छा, कांग्रेस में तो आप एक बार हमने चर्चा की हाँ। थी ज्यादा वेलविशर बहुत अपोजिशन सारे के लोग, होते हैं। मतलब लगभग बड़ी संख्या में लोग उनकी पेरोल पे हैं। अच्छा, प्रभाव तो है, प्रभाव है, बनाया था भाई। अब देखो, आपने अपने संसाधनों से हाँ लोगों को खरीद लिया जी। आज वो संसाधन का जो आंकड़ा है 52,000 करोड़ का, वो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। ठीक बात है। तो जो सबसे बड़ा हथियार था आपका, अब इसमें दो चीजें होंगी अगर बहुमत आएगी तो, संसाधन पार्टी के पास जाएंगे और आप मुख्यमंत्री बनोगे, या आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है एक बार अगर डिवैल्यू हो जाता है, अगर हमारी चर्चा सही दिशा में जा रही है तो, डिवैल्यू अगर एक बार व्यक्ति हो गया, जैसे सीएम है, और अगर जीत जाते हैं फिर भी सीएम नहीं बनाए जाते, तो कद बचता नहीं है पॉलिटिकली मेरे हिसाब और कम से कम इनका नहीं बचेगा। हाँ, देखो, एक तो ये भाजपा ही नहीं है मूल रूप से, ठीक बात है, संघ से नहीं आते मूल रूप से, करप्शन का चार्ज दोनों लगा रहे हैं। मूल रूप से आप एक बिजनेसमैन हो जिसने अपने आप को तरुण गोगोई की 15 साल की सरकार में डेवलप किया। ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि यहाँ कुछ है नहीं, तो आप इधर आए और आपने एक व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसके बाद आपका जो सिस्टम चलता जा रहा है। लेकिन अब देखो, आपकी चुनाव से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आके एक ऐसी घटना घटती है कि ऐसे आरोप लगते हैं जिसके बाद आपके पास जवाब नहीं है, ऑथेंटिक जवाब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि जो एक सभ्य नागरिक को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इन बातों में है ना, एक बात और वो बोल रहे हैं, उसका भी नैरेटिव आप समझाइए कि किस तरीके से वो नैरेटिव सेट करेगा बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। खरगे साहब जो हैं वो पागल हैं, जिक्र हमने किया, तो खरगे साहब तक पहुंचना और हिमंता का ये इन शब्दावली का प्रयोग करना, फिर कांग्रेस का रिबेटल, दलित पे हमला, क्या लग रहा है नैरेटिव? 4:26 पे कल मैंने ये ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी ये भूल गई थी कि हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वो दलित हैं, और वो उनका तजर्बा 50 साल का है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर सकता खड़गे साहब को, बहुत वरिष्ठ हैं और टेक्नो से भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रियंक खड़गे को। 4:26 का मेरा ट्वीट है, उससे 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद किसी का ट्वीट दिखा दो, उसके आधे घंटे बाद कांग्रेस पार्टी जागी और उसके बाद सबने ट्वीट करने शुरू किए। क्या कि नहीं, हमारा तो अपमान हो गया खड़गे साहब का, एक दलित नेता का अपमान हो गया, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है। उसके बाद सब वो नैरेटिव बिल्डअप हुआ। जो इनकी अपनी टीम है कांग्रेस प्रेसिडेंट की, जो इनका कम्युनिकेशन देखती है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ सो रहे थे वो, पता ही नहीं हो क्या रहा है। आप हो कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेट आप कर नहीं सकते। मतलब इनके पास आइडियाज़ की इतनी कमी है कि इनको पता ही नहीं है कि हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो उनके बारे में क्या बोला गया। अरे कोई मुख्यमंत्री उनको पागल बोल रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो। ठीक बात है। क्योंकि जिन लोगों को बैठा रखा है टीम में, वो कम्युनिकेशन के लोग हैं ही नहीं, वो प्योर पॉलिटिकल लोग हैं। उनकी एम्बिशन है पॉलिटिकल, होने भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर आपका जो एम्बिशन है और जिस तरह के लोग काम करो ना, आप पॉलिटिक्स करो। क्यों आप यहाँ बैठे हुए कम्युनिकेशन में, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो इनको किसी को याद नहीं था कि एक सीएम तुम्हें पागल बोल रहा है, तुम्हारे अध्यक्ष को, और तुम्हें पता ही नहीं है। वो आइडिया भी हमें देना पड़ा। ये देख ले, आइडिया भी दे रहे हैं तो मैंने तो ट्वीट कर दिया। अब आप लोग उठा लो, मेरा काम थोड़ी है वो। नहीं तो आपने अपने आप ट्वीट किया, स्वतः आप कोई ऑफर लेके आ जाए कि भाई आइडिया दो हमें। बीजेपी वालों सुन लीजिए, वैसे भी आपके जितने भी कंसल्टेंट वगैरह हैं उनसे बड़ा मुताफिक रहते नहीं आदेश जी, बार बार बोलते हैं इनकी टीम खराब है। क्योंकि इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा काम करने से पार्टी का भला होगा और कौन सा नैरेटिव बिल्ड करने से पार्टी का नुकसान होगा। इनको पता ही नहीं किसी को, और ये लोग कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ इन चीज़ों से।
मेहनती लोग हैं नहीं ना सर, और कम्युनिकेशन में मीडिया वाले या जर्नलिस्ट लोग जो हैं क्या है ना, उनसे बेहतर कौन समझेगा? परसेप्शन क्या होता है ना, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसी से काम चल रहा है, बस कंपनीज हैं जी, हमने बड़ी कंपनी हायर कर ली, उसको हमने एक मोटा अमाउंट दे दिया, वो हमारा सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक बात है। और उनको यही नहीं पता कि वो कैसे यूट्यूब के व्यूज़ परचेज कर लेते हैं, वो कैसे फेसबुक के व्यूज़ परचेज कर लेते हैं, कैसे इंस्टा के व्यूज़ परचेज कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं देखो आपको लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ अच्छा, नहीं पता। पूरा प्रेजेंटेशन जिस तरीके से दिखाया जाता है कि नंबर्स दिखा दो, जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में किया, रिजर्व कितने दिनों का है ये नहीं बताया उन्होंने, बता दिया देखो इतना मीट्रिक टन हमारे पास इतना है, मीट्रिक टन है। तो बड़ा जो नंबर दिख रहा है वो दिखा देते जब हैं। जब एक जहाज आ रहा था तो ट्रॉली पीट रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, अरे वो एक दिन की डिमांड पूरी नहीं करता। ठीक बात है। तो इन डिटेल किसी ने जाना नहीं है, प्रेजेंटेशन के बड़े बड़े नंबर पे लोग आकर्षित हो जाते हैं, और ये खेल मैनेजमेंट वाली कंपनियां तो खेलती ही तो हैं। कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो कम्युनिकेशन की टीम है, उनको ये सोचना चाहिए कि जो हाँ हमारे इंटरेस्ट है हम उसी क्षेत्र में काम करें। राइट। और कम से कम प्रियांक खड़गे को सोचना चाहिए, वो कैबिनेट मंत्री है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, और अटैकिंग भी रहते हैं काफ़ी, कि आपको सोचना चाहिए कि आपके फादर का कम्युनिकेशन का सिस्टम कौन देख रहा है, मीडिया का सिस्टम, जिनको यही नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट राजनीति में है, चुनाव लड़ना, लड़ो ना यार, क्यों बैठे हो यहाँ पे? चुनावों का समय चल रहा है, इतना बड़ा विवाद चल रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा उनको पता जैसे ही नहीं। पर्सनल लेवल पे राहुल गांधी जिसको अटैक करते हैं, आप उसके बयान के खिलाफ भी एग्रेसिवली अगर कैंपेन नहीं कर सकते तब तो दिक्कत समझ है। नहीं आता इन लोगों को करना क्या है, कब करना है। देखो आज के दौर में खास तौर पे कम्युनिकेशन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। कि किस टाइम पे आपको कौन सा अटैक करना है, किस टाइम पे आपको जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है। जब आपने सही टाइम पे जवाब ही नहीं दिया, क्या काम फायदा? खत्म हो गया। वो कह रहा पागल हो गया खड़गे, तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, घूम रहे हो प्राइवेट प्लेन में कुर्ता पहन के, स्टार्स लगा के, वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक बात है। और चुनाव का पूरा जो आधार है वो तो आप ही तय करेंगे। बहरहाल मैं कई बार बोलता हूँ कि आपके साथ बातचीत का मजा ये है कि प्रॉम्प्ट मिल जाता है लास्ट में, ठीक है। बहरहाल चर्चा हमारी हो गई कंप्लीट, मुकम्मल। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर चुनाव आयोग तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव जो है वो बन रहा है। चुनावों में होगा क्या, ये भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बता दीजिए ताकि हम उसके ऊपर चर्चा ज़रूर कर लें। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कद, ऑब्वियस सी बात है, पड़ोसी अगर तरक्की करे तो आपको खुश होना चाहिए आइडियल केस में, लेकिन जिस पाकिस्तान को हम लोग टेरर स्टेट मानते हैं वो पाकिस्तान विश्व के सबसे खतरनाक लम्हे में शांति का मध्यस्थ बन के उभरता है, तो थोड़ी कोफ्त होती है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं, और ये कोफ्त हिंदुस्तानी होने की वजह से, राष्ट्रवादी होने की वजह से हो रहा हो। बहरहाल अच्छा हुआ कि युद्ध फिलहाल के लिए तो थमा है, आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। चर्चा कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। आदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा सुनने के लिए, शुक्रिया।